देखते ही देखते हमें अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव करते हुए महीना भर हो चला है। लॉकडाउन का मतलब हर किसी के लिए अलग होगा, साथ ही अनुभव भी। इसी तरह इस लॉकडाउन ने हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने व जानने के कई नए मौके दिए हैं। कुदरत की सुंदरता की ओर कौन आकर्षित नहीं होता, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। उन्हीं में से कुछ जिज्ञासु लोगों का मार्गदर्शन हमें इन दिनों ऑनलाइन माध्यम से मिला। जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन की अंशुमाला गुप्ता मैम, हितेश खतवानी सर, विकास सैनी सर और बाल विज्ञान खोजशाला के आशुतोष उपाध्याय सर की ऑनलाइन वेबिनार से हमारे अपने आसपास की चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है और इसी समझ व नज़रिए को बयां करते हुए हमारी डिजिटल पत्रिका द एक्सप्लोरर का यह संस्करण बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पर आधारित किया है। साथ ही हमने यह संस्करण इन चारों बुद्धिजीवियों को समर्पित करने का निश्चय किया है। यह पत्रिका का संपादन मैं राधा पोखरिया और मेरी साथी रिया चंद कर रहे हैं। इस संस्करण में साथियों ने अपने समझ व नज़रिए को बयां करते हुए छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, जिन वीडियोस का निरीक्षण लाइफ मीट्स लेंस ऑर्गेनाइजेशन के विक्रम सिंह सर ने भी किया है। इस तरह की डिजिटल पत्रिका के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाना हमारे लिए बिल्कुल नया है, तो यह जाहिर सी बात है कि तथ्य, भाषाई व अन्य गलतियां भी होंगी, जिन्हें आप अपने फीडबैक के जरिए हमें बताएं व हमें और ज़्यादा निखरने का मौका दें। शुक्रिया। ये गाना सुन रहे हैं आप, जो कलकलाती लहरें गा रही हैं? ऐसा नहीं लगता ये लहरें कुछ कहना चाह रही हों? अब लहरों में ही खोए रहेंगे या कुछ और भी देखेंगे? ये विशाल पेड़ तो अपने आप में एक नमूना है। ये पेड़ बरगद और पीपल का मिक्सचर है। पेड़, झाड़ियाँ, फूल, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, हरे हरे पत्ते, सब कितने सुंदर है ना। लेकिन इतने सारे पेड़ यहाँ लगाए किसने? यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। अरे भाई, पूरी धरती के पेड़ किसी ने लगाए थोड़ी हैं। पेड़ बिना इंसानों की मदद के भी उग सकते हैं। यकीन नहीं होता? चलिए बताती हूँ कैसे ये मुमकिन है। ये झाड़ी देख रहे हैं? पता है, ये हमारे इस नानकमता क्षेत्र में आसानी से दिख जाती हैं। मज़ेदार बात बताऊं, ये यहाँ की मूल वनस्पति है ही नहीं। मतलब ये कहीं और से आई और डैम के किनारे आकर उग गई। नानकमता के स्थानीय लोग इसे गुठेल या बिलौरा नाम से जानते हैं। नंदौर नदी और देवहा नदी कई पहाड़ों से होते हुए उनसे टकराकर नानक सागर डैम को अपना पानी देती है। देखिए, पानी में कितनी ताकत है ना। इतने बड़े बड़े पेड़ जब नदी के साथ बहकर आ सकते हैं, तो छोटी मोटी चीजों का इस पर क्या बस चलेगा। इन लहरों को अकेले सफर करना पसंद नहीं, तभी तो इतने सारे बीजों और फलों के साथ बातें करती हुई आ रही हैं। जानते हो, ये गुठेल के फल हैं। हमारी कुदरत भी कितनी कलाकार है ना। ये फल ही देख लीजिए, इनको तैरने में आसानी हो इसलिए अंदर से स्पंज जैसा स्ट्रक्चर है इनका। ये काले काले गुठेल के बीज हैं। ये फल तो कुछ दिनों में सड़ जाएंगे और इनके अंदर के बीज उगकर इन झाड़ियों का रूप ले लेंगे। लेकिन ये पहाड़ों में होने वाला पेड़ है, जो यहाँ तराई क्षेत्र में उतना फल फूल नहीं पाता। पर जो भी हो, कितना मजेदार है ना। यहाँ जो पेड़ होते ही नहीं, वो भी झाड़ियों की तरह उगे हुए हैं। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को साइंस या विज्ञान के चश्मे से देखें, तो पता है इसे सीड डिस्पर्सल या बीज का बिखराव कहते हैं।
इस प्रोसेस की वजह से ही ये क्षेत्र वनस्पतियों के मामले में इतना डाइवर्स या विविधतापूर्ण है। अब इस छोटे से पौधे को ही देख लीजिए। नानकमता में रहने वाले कम ही लोग होंगे जो इसे न जानते हों। यहाँ इसे चिड़चिड़ा नाम से जाना जाता है। असल में इसके कई नाम हैं, रफ कोकलबर, छोटा धतूरा आदि। इसका साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम है ज़ैंथियम स्ट्रोमेरियम। ज़ैंथियम स्ट्रोमेरियम दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ज़ैंथोस और स्ट्रोमेरियम। इसका मतलब है पीले कुशन जैसा फूला हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि कोकलबर के बीज पकने के बाद हरे से पीले रंग के हो जाते हैं। दक्षिण एशिया में तो इसे पारंपरिक दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे को मलेरिया ठीक करने का कारण भी ठहराया जाता है। कोकलबर की जड़ का काढ़ा पीने से तेज बुखार सही हो जाता है। ये पौधा अक्सर डैम के किनारे कम पानी वाली जगहों पर उगता है। जब लोग अपने जानवरों को डैम के किनारे चराने ले जाते हैं, ये कटीले बीज उनकी पूंछ में चिपक जाते हैं। इस तरह कोकलबर के बीज दूसरी जगहों तक पहुंचकर वहां भी जम जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जी हाँ, सीड डिस्पर्सल। कोकलबर पानी से भी दूसरी जगहों तक पहुंचते हैं। अरे, पानी में ये क्या है? इसका नाम है कॉमन वाटर हायसिंथ या सामान्य जलकुंभी। पता है, ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि जहां होती है वहां आसपास दूसरे पेड़ पौधे होने ही नहीं देती। केरला में तो इसने फसल का बहुत नुकसान कर दिया था। खैर, हमारे यहाँ इसने उतना नुकसान तो नहीं पहुंचाया। अब इसी को देखते रहेंगे क्या? ये देखिए और बताइए कौन सा पेड़ है। इस पेड़ का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे रबर बुश, सोडम एप्पल एटसेट्रा। मैंने देखा कि इस पेड़ से दूध जैसा चिपचिपा लिक्विड निकलता है। इस जूस का यूज कैंसर सही करने और सांप के जहर से बचने के लिए भी किया जाता है। इस पौधे का मेडिकल यूज भी है। इसके तने से कुष्ठ रोग और पत्तों से अस्थमा जैसी बीमारियां सही होने का दावा किया जाता है। एक मजेदार बात बताना तो मैं भूल ही गई। ये पेड़ भी यहाँ का मूल पेड़ नहीं है। कुछ इस तरह इसके बीज हवा में तैरते हुए आए और यहाँ आकर रुक गए। सबसे पहले इस पेड़ में कुछ इस तरह के फल लगते हैं, फिर ये फल फट जाते हैं और इनके बीज खुले आसमान में अपना सफर तय करते हैं। पता है इन बीजों में ये बाल किस लिए हैं? अरे, यही तो इन बीजों को उड़ने में मदद करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये प्रोसेस भी सीड डिस्पर्सल ही है। लेकिन इस बार सीड्स हवा के जरिए अपना सफर तय करते हैं। अब तो मानते हो ना, पेड़ सिर्फ इंसान नहीं लगाते। कितनी मजेदार प्रोसेस है ना सीड डिस्पर्सल। ये प्रोसेस हवा, पानी, जानवरों और इंसानों के कारण ही मुमकिन है। हिमालय की तलहटी पर बसे कृत्रिम जलाशय, नानक सागर डैम की विविधता, हवा, देवहा व नंदौर नदी के पानी इंसानों और जानवरों पर निर्भर करती है। इससे एक बात तो समझ आती है कि कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट और पूरी नहीं होती। उसे परफेक्ट और पूरा करने के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। चलिए अब घूमते हैं मेरे पास वाले जंगल में। इस पेड़ का नाम सागवान है। यह ट्री बहुत हल्की और मजबूत होती है। यह पेड़ 80 से 100 फुट लंबा होता है और इसकी पत्तियां
बहुत चौड़ी होती हैं और इस पेड़ पर पतझड़ का कोई असर नहीं होता है। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और इसके एक खासियत है, जितनी पुरानी लकड़ी होती है वह लकड़ी उतनी ही मजबूत होती है। इस पेड़ का नाम सूर्या रोबुस्टा है, इसको साल भी कहते हैं। यह लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है। इसकी लकड़ी बहुत कठोर, भारी, मजबूत होती है। साल में सफेद और लाल फूल होते हैं। यह पेड़ 80 से 30 मीटर तक लंबा होता है। साल डायबिटीज, एनीमिया जैसे अनेक रोगों को ठीक करने में भी मदद करता है। यह है जंगली हल्दी। इसके लेप से खुजली, चोट, सूजन एवं मोच ठीक हो जाती हैं। गर्मियों में यह पौधा सूख जाता है, लेकिन इसकी गांठ धरती के नीचे जीवित रहती है। यह वर्षजीवी पौधा होता है। और ये है थाकल, जिसको साइकस कहते हैं। इसकी दुनिया में 113 स्पीसीज हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 6 फुट होती है और इसके बड़े बड़े पत्ते झाड़ू लगाने के काम भी आते हैं। और ये पेड़ है सीमल का, जिसको बॉम्बक्स कहते हैं। इसे कॉटन ट्री भी कहा जाता है और इसकी पत्तियां डेसिडुअस होती हैं। इसके लाल फूल के 5 पंखुड़ियां होती है। ये वसंत ऋतु से पहले आ जाती हैं। इसके सभी पत्तों में सिर्फ रुई होती है। ये है जंगली मशरूम। इसमें बीटा ग्लूसिन एवं लिनोलिक एसिड होता है, जो आपको प्रोस्टेट एवं ब्रेस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने के कारण यह आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। और इस कीड़े का नाम जलपतूस है। इसको ब्लैक हेरी कैटरपिलर कहते हैं। ये लेपिडोप्टेरा प्रजाति का एक सदस्य का लार्वा रूप है और ये शाकाहारी होता है। और ये है जंगली जोंक। ये बरसात के समय में हर जंगल में सक्रिय हो जाता है। जोंक तब तक एक व्यक्ति का खून चूसती है जब तक उसका खून पूरी तरह साफ नहीं हो जाता है। तो ये था मेरी नानी के घर का पास का जंगल, जहाँ मैं आजकल रहता हूँ। लेकिन मेरा घर पहाड़ में है और मैं वहाँ के कुछ पेड़ दिखाना चाहता हूँ। इस पेड़ का नाम है देवदार। इसकी लकड़ी हल्की और सुगंधित होती है। यह 40 से 50 मीटर लंबा होता है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के काम आती है। इसका तेल त्वचा की मालिश करने में भी काम आता है। और ये पेड़ है चीड़ का। यह पेड़ 30 से 35 मीटर लंबा होता है। इसके गूंद से घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसका तेल घाव पर लगाने से ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है। और इस पेड़ का नाम है बांज। इसे ओक कहते हैं। इसे उत्तराखंड का हरा सोना भी कहते हैं। और इसकी जड़ से बहुत मीठा और साफ ठंडा पानी आता है। पहाड़ों में लोग ओक के जड़ से ही पानी पीते हैं। और इसका बना कोयला दंत मंजन के काम भी आता है। और ये कोयला बहुत ऊर्जा वाला होता है। और इस पेड़ का नाम तिमुला है। तिमले का उत्तराखंड से बहुत ही पुराने समय से गहरा संबंध है। इसका वानस्पतिक नाम फाइकस ओटिकुलाटा है। इसके पत्ते दुधारू होते हैं। पशुओं को खिलाने से पशुएं ज्यादा दूध देती हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे प्लेन्स के जंगल होते हैं और किस प्रकार पहाड़ों के जंगल होते हैं। Earth is formed billions of years ago, when nothing was like it is today. The earth was simply a huge rocky ball of fire and extremely harsh weather. But with the power of time and the art of Mother Nature, very small creatures came into existence and blazed a trail for us and all the different kinds of beings that we see around us today. Something that we call biodiversity. Millions of species of creatures are taking a breath at this very moment on Earth. But not all regions have been blessed with the same rich biodiversity. It varies from place to place. India is one of those regions that are rich in biodiversity, especially the Himalayan, northeastern and the peninsular region. One of such places famous for their rich biodiversity in India is the state of Uttarakhand. Uttarakhand is situated in the northern part of India in the foothills of Himalayas, thus providing a heaven-like place to the species flourishing there.
In this video, we are having a glance on the biodiversity of a village in the district Champawat of Uttarakhand. This is Rita Khal. 80 kilometers away from the main Champawat, Rita Khal is situated in the lap of a semi-dense green forest, providing shelter to a variety of birds, animals and plants. From such a sky-touching tree to tiny algae, from dangerous wild lions to small but naughty rats. Usually, people set alarms to wake up in the morning, but here the morning starts with the sweet melodies of the birds, which are the natural alarms for the villagers. Especially this one, the sparrow, locally called as Ghinori. When the decreasing population of sparrows have become a matter of great concerns, you can spot them out here in all the directions. They will visit your house for inspection every hour along with their neighbor, streaked laughing thrush, locally called as mushpecker or gonyachad, and spotted dove, which is scientifically called as Spilopalia chinensis and locally called as guguti, and the common manna, locally called as sintau. This is fern, locally called ron or kathadk. This is common nettle or kandali. The villagers called it as sinna. It causes sensation and itching when touched. A huge and tall mountain covered with pine trees. That's the scene which generally people imagine when they hear about Uttarakhand. That's because it is one of the most common trees here. So it is in Rita Khal. It is called as shau by the villagers. It is used as firewood in making furniture, and the pine cone is sometimes used as a decorative. The main crops grown here include corn, wheat, marwa, paddy, chili, groundnuts, and a variety of pulses. The bees love to suck the nectar of flowers in early morning and the evening. The foggy days and sunset create adorably awesome sceneries. A person would be easily carried away by such amazing scenes here. And the day ends with the same but lazy chirping of birds and small noisy friends. But the nights are sometimes scary because of these night wanderers. मैं एक दिन यूं ही टहल रही थी कि एक ओर से बहुत बदबू आने लगी। मैंने एक पल के लिए सोचा कि वहाँ जाती हूँ, पर फिर अकेले होने की वजह से वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर अगले ही दिन मैं अपनी एक दोस्त के साथ वहाँ गई और वहाँ देखा तो एक जानवर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उस डेड बॉडी पर बहुत से कीड़े भी पड़े हुए थे। साथ ही कुछ कौवे और कुत्ते भी उसके पास बैठे हुए थे जो कि लड़ रहे थे। तो मैंने सोचा ये क्या कर रहे हैं, और बहुत से सवाल मन में आने लगे, जैसे इंसान मरते हैं वैसे ही जानवर भी तो मरते होंगे। तो मरे हुए जानवर जाते कहाँ हैं? इंसानों का तो बहुत बड़ा परिवार होता है और परिवारों की अलग अलग परंपराएं। कोई मरे हुए इंसान को दफना देते हैं तो कोई जला दिया करते हैं, पर जानवरों का क्या होता होगा? कुछ देर सोचने के बाद याद आया कि मैंने पिछली ही क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि ये सब डिकम्पोजर्स का काम होता है। डिकम्पोजर्स किसी भी डेड बॉडी को सड़ाकर उसे मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मुझे लगा कि अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं होते तो हम तो हर तरफ जैसे अभी प्लास्टिक से घिरे हैं वैसे ही जानवरों की इन लाशों से घिरे होते। फिर ये सब एहसास होने के बाद मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये डिकम्पोजर्स किसानों के लिए भी बहुत मददगार साबित होते हैं।
ये डिकम्पोजर्स किसी भी गिरे हुए पत्ते, टहनी आदि किसी भी चीज़ को खाद के रूप में बदल देते हैं। यह डिकम्पोजर्स मरे हुए जानवरों को भी खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, पर जानवरों की हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से और हड्डियों के मजबूत होने से हड्डियों को वैसे ही छोड़ देते हैं। यह सब याद आने के बाद इसके बारे में पढ़ने का और मन हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में इंटरनेट में सर्च किया जाए। तो फिर क्या था, मैंने इंटरनेट की मदद से न्यूज़पेपर में इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते मैंने द गार्डियन का एक आर्टिकल पढ़ा जिसके मुताबिक अर्थवॉर्म का वेस्ट एक्सक्रीट मटेरियल किसानों के लिए एक बहुत ही मददगार खाद के रूप में काम कर रहा है और अर्थवॉर्म्स को तो किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। पर आज यही किसान के दोस्त कम होते जा रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद प्रयोग होने वाले इन खतरनाक पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड आदि की वजह से। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि कुछ समय बाद अर्थवॉर्म खत्म हो जाएंगे और खेतों में नेचुरल मैन्योर ना होने की वजह से कुछ ही समय में खेत भी बंजर पड़ जाएंगे। ये देखकर मुझे लगा कि डिकम्पोजर्स तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे नेचर के लिए और हमारे लिए। तो फिर क्या, मुझे ज़रा भी समय नहीं लगा अपने घर जाकर सभी को ये बताकर अपने घर में ये सब पेस्टिसाइड, वीडिसाइड आदि सब के प्रयोग को कम करवाने में। वो कहते हैं ना कि कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने आप से ही होती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को चेंज करेंगे तब ही दुनिया भी चेंज होगी। हम में से ज़्यादातर लोग गाँवों में रहते हैं और इस तरह के गोबर के ढेर हमने सड़कों के अगल बगल देखे ही होंगे और ज़्यादातर लोग तो इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। पर जब मैंने गोबर के बारे में जाना तो मुझे पता लगा कि इस छोटे से गोबर के ढेर की अपनी अलग व बड़ी सी दुनिया है। तो चलिए आज हम इसी दुनिया के बारे में बात करेंगे। गोबर बोले तो जानवरों का वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जब वो घास खाते हैं और खाने के बाद जब वो घास उनके पेट में जाती है, पेट में जाने के बाद उसका पाचन होता है और पाचन के बाद जो वेस्ट बचता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो घास गोबर का रूप ले लेती है। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि पाचन की क्रिया बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव करते हैं जो अपने एंजाइम्स छोड़ के उन्हें पचाते हैं और एक्सक्रीशन के समय वे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल के पेट से गोबर में आ जाते हैं और जब गोबर थोड़ा पुराना होने लगता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस गोबर को भी सड़ाने लगते हैं यानी खाने लगते हैं। आपने इस तरह का गोबर का ढेर कहीं ना कहीं अपने अगल बगल देखा ही होगा। जब यह गोबर का ढेर सड़ने लगता है तो इसमें एक बायोडाइवर्सिटी बन जाती है, क्योंकि इस ढेर में कई कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, छोटे जीव, सूक्ष्म जीव व गैसेस का प्रवेश हो जाता है। गोबर भरपूर पोषक तत्वों का आवास है। जब गोबर नया होता है तो उसका 80 से 90% भाग पानी होता है। इस एक स्रोत के अनुसार गोबर में लगभग 0.8% पोटेशियम, 0.4% सोडियम, 2.4% कैल्शियम, 0.7% फास्फोरस और 0.8% मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा गोबर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, वसा, सेल्यूलोज और कुछ भाग द्रव्य का भी होता है। इसके अलावा इसमें कई छोटे पंखों वाले कीड़े, रेंगने वाले कीड़े भी मिल जाते हैं और अगर गोबर का ढेर ज़्यादा पुराना हो तो उसमें कन खजूरे व सांप भी मिल जाते हैं। और गोबर के ढेरों में घास, मशरूम, जंगली घास भी अपना डेरा डाल लेती हैं। आपको पता है ये बदबूदार गोबर एक फ्यूल यानी ईंधन के रूप में भी प्रयोग होता है।
इसके अलावा इसके कई फायदे भी हैं। गोबर को जब मिट्टी में फेंका या डाला जाता है तो गोबर मिट्टी के संपर्क में आने से गोबर के विभिन्न तत्व मिट्टी के कणों को आपस में बांधते हैं, और अगर ये कण एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े होते हैं तो वो तत्व उन्हें दूर दूर कर देते हैं, जिससे मिट्टी में हवा का प्रवेश होता है और पौधों को सरलता से हवा मिलती है। जब यह गोबर सड़ जाता है, वह गहरे भूरे रंग का हो जाता है, तब हम इसे पर्यावरण के अनुकूल खाद के तौर में प्रयोग कर सकते हैं। यह खाद पेड़ों को पोषण तो देती ही है, साथ ही मिट्टी को भी स्वस्थ करती है। गोबर को भारत में ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ईंधन के लिए गोबर को गोलाकार रूप में बना लिया जाता है, जिसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि कंडे, उपले, गहर आदि हैं। फिर इनको सुखा के स्टोर कर लिया जाता है। वह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन्हें प्रयोग किया जाता है। जलने के बाद उपलों या कंडों की राख को छोटे छोटे खेत की क्यारियों में भी डाल दिया जाता है, क्योंकि उपलों की राख फसल को कीड़े मकोड़ों से तो दूर रखती ही है, साथ ही मिट्टी को पोषण भी देती है। गोबर को हम गोबर गैस के तौर में भी ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जो गैस का सिलेंडर हम रुपए देकर खरीदते हैं, वही गैस हम गोबर से भी ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे गोबर को सड़ाया जाता है, वह उसमें से पैदा होने वाली गैस को हम अपने घरों के किचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो देखा आप लोगों ने, गोबर एक बायोडाइवर्सिटी का उदाहरण होने के साथ साथ कितना लाभदायक है। यह हरियाली देख रहे हैं आप, कितना सुकूनदेह दृश्य है। चारों ओर यही हरियाली है आजकल। बारिश के रिमझिम फुहारे पेड़ पौधों के लिए लाभदायक तो हैं ही, साथ ही इस हरियाली को अधिक मनोहर भी बना देते हैं। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में स्थित एक छोटे से गांव झनकट का है यह दृश्य। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ बहुत से पेड़ पौधे और जीव जंतु ऐसे भी हैं जो असल में यहाँ के हैं ही नहीं, मतलब वह दुनिया के किसी और कोने से भारत की भूमि में आए हैं। चलिए आपकी पहचान यहाँ के कुछ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से करवाते हैं। अच्छा, ज़रा बताइए, पहचानते हैं क्या आप इस फूल को? यह सुंदर सा फूल भिंडी का फूल है। भारत के अलग अलग कोनों में भिंडी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वाराणसी में राम तरोई और छत्तीसगढ़ में राम कलई। साइंटिफिकली एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस के नाम से जाने जाने वाली भिंडी का ज्योग्राफिकल ओरिजिन आज भी विवादित है, पर रिसर्चर्स के मुताबिक भिंडी वेस्ट अफ्रीका, इथियोपिया और साउथ एशिया से पूरे देश भर में फैली है। अब इस फूल पर बैठे इस इंसेक्ट की भी बात कर लेते हैं। इस इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम ट्राइकोडिस एल्वेरियस है। यह बीटल अक्सर फूलों पर बैठा करते हैं और इस कारण इनके शरीर में पॉलन्स भी चिपक जाते हैं। मुझे लगता है यह पॉलिनेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करते होंगे। ज़रा इसे पहचानिए तो। पहचाना? यह चौलाई के पौधे हैं। एमेरेंथ यानी चौलाई की लगभग 75 स्पीसीज जानकारी में हैं, जिनमें से 10 उत्तरी कोरिया की मूल वनस्पति हैं और बाकी 65 ट्रॉपिकल लोलैंड्स के सारे कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। अच्छा, यह तो आसानी से देखने को मिल ही जाता है। यह एक प्रकार का घास है जिसका साइंटिफिक नेम डैक्टिलॉक्टियम इजिप्टियम है और इसे इजिप्टियन क्रोफुट ग्रास भी कहा जाता है। यह घास अफ्रीका से दुनिया के बाकी कोनों में फैली है। दुनिया के अधिकतर कोनों में जिस पौधे को घास माना जाता है, वो पौधा अफ्रीका में फेमाइन फूड है। अच्छा, इस घास को तो पहचानते ही होंगे आप। हमारे एरिया में तो यह बहुत ही कॉमन है। इसका साइंटिफिक नेम सिटारिया पार्विफ्लोरा है
और यह नॉर्थ अमेरिका का मूल पौधा है। अरे याद आया, मुझे आप सबसे एक पहेली भी पूछनी थी। अच्छा बताइए तो। हर कमरे में इसका वास, दिखने में ना कुछ खास, हर घर में पाई जाती, संख्या है पैरों की 8। घर इसका बिल्कुल मजबूत, जहाँ तहाँ ये घर बनाती, जटिल सा है घर इसका, उसमें ही खाना फंसाती। जी हाँ, मैं मकड़ी की बात कर रही हूँ। यह मकड़ी देख रहे हैं आप, इसका नाम मैनेमेरस विविटेटस है और इसे ग्रे वॉल जंपर भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर घरों और बिल्डिंगों की दीवार पर और पेड़ों पर मिल जाती है। लगभग सभी ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है यह मकड़ी। ज़रा इस फूल को देखिए, हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने अपने घरों में लगा रखा है। इसका साइंटिफिक नेम रुएलिया ट्यूबरोसा है। पता है, यह फूल सेंट्रल अमेरिका से साउथ ईस्ट एशिया में फैला है। यह अक्सर कल्टीवेटेड लैंड में भी घास के रूप में उग जाते हैं। ऐसी लोक मान्यता है और आयुर्वेद भी मानता है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के लिए इस पौधे का प्रयोग किया जा सकता है। देखा आपने, कितनी विविधता है इस छोटे से गांव में। न जाने कितनी ऐसे क्रिएचर्स हैं जिन्हें हम नोटिस ही नहीं कर पाते। बरसात के मौसम में तो खिल से जाते हैं खेत खलियान और पेड़ पौधे। बहुत से विविध जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। जिस क्षेत्र को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, बेहद उपजाऊ है ये जगह। इसका एक कारण यह भी है कि यह जगह नदी के किनारे है, झनकट में बहने वाली परवीन नदी के किनारे का क्षेत्र। पता है, बरसात में यह इलाका हरा भरा तो बहुत रहता है, पर यहाँ लोगों की आवाजाही भी बढ़ जाती है। इसलिए क्योंकि वर्षा ऋतु के आगमन और वर्षा काल में मछलियाँ प्रजनन के लिए जमा होती हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ जाती है और परवीन नदी में भी उनकी संख्या में बेहद ही वृद्धि हो जाती है। ज़्यादातर इस नदी में हैनिकॉरिंकस की साइप्रेनेट फिश पाई जाती है। साउथ ईस्ट एशिया में ही पाई जाती है यह मछली। परवीन नदी में तो यहाँ के मूल निवासी थारू जनजाति के लोग भारी मात्रा में मछली पकड़ने आते हैं। मछलियों के प्रजनन का समय होने के कारण बड़ी संख्या में मछलियाँ मारी जाती हैं। हालांकि यहाँ बहुत सी जगहों पर मछलियाँ पकड़ना मना है। कितनी विविधता है ना, कितने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, है ना। अच्छा जी, हमने तरह तरह की वनस्पतियाँ देख ली, इंसेक्ट्स देख लिए, विविधता देख ली, पर क्या आपको पता है इस बायोडाइवर्सिटी पर हम इतना फोकस कर क्यों रहे हैं? आखिर इन अलग अलग पेड़ पौधों और इन जीव जंतुओं के होने या ना होने से हमारी सराउंडिंग्स या हम पर कोई असर पड़ता है क्या? आपको बता दूं, हर स्पीसीज, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, छोटा हो या बड़ा, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग्स में हर क्रिएचर का कुछ ना कुछ रोल है। विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियां एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये विविध प्रजातियां सभी जीवन रूपों के लिए नेचुरल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करती हैं। तभी तो यह बायोडाइवर्सिटी, ये विविध प्रजातियां इतनी ज़रूरी हैं हमारे लिए। The best known honeybee is the western honeybee, which has been domesticated for honey production and crop pollination. While shooting my documentary, I realized that honeybees are not so aggressive. As long as we do not harm them or tamper with their hive, till then they don't harm us. But we should stay cautious because they defend their nest. If they realize that you are a danger for them, maybe they attack you. Bees are mobile, especially worker bee. They move from their beehive in search of flowers, and when they get it, they absorb its juice, or you can say nectar, and then return back to hive. Bees also collect pollen from flowers. They eat it and also feed it to their young ones. Honeybee use caves, rock cavities, and hollow trees as natural nesting site. In warmer climate, they may occasionally build exposed hanging nest. The nest is composed of multiple honeycomb, parallel to each other, with a relatively uniform bee space. It usually has a single entrance. So let's talk about what bees do all the day. I have noticed that honeybee might work anywhere from just a few hours to a whole day, depending on its role in the beehive.
The worker bee tasked with the daily foraging of nectar or pollen generally spend nearly every hour of daylight outside, but as soon as it gets dark, they head back to the nest and relax. Worker bees whose duties lie within the nest don't have it easy. Either they stay a little busy around the clock, tending to the honeycombs, fanning their wings to keep them and their nest cool, as you can see in the video, but they do take frequent breaks. Bees are also busy, if relatively immobile, laying more than 1,000 eggs each day. Drones, by contrast, are quite lazy. They don't leave the hive until early afternoon, at which time they drink nectar. So there is a question arises, how we can identify them? So I have a easier solution of that. The easier way to identify them is to look on their eyes. Drones have huge eyes that touch at the top of the head. Female worker bees have much smaller eyes that are well separated on the sides of their head. The male eyes are so much larger because they need to find a potential queen in flight. Queen can vary in size, but she is only a slightly larger than a worker bee. फूल तो किसने नहीं देखे होंगे। आजकल के इस दौर में सब अपने घरों को सजाने के लिए फूलों का ही तो उपयोग करते हैं। यह तो सबको पता होगा कि तितलियाँ, मधुमक्खियाँ फूलों का मीठा रस चूसती हैं। जाहिर सी बात है, रस लेते समय वे बहुत से फूलों में बैठते होंगे। हमने अक्सर यह देखा होगा कि कीड़े या तितलियाँ जब फूलों में बैठते हैं तब उनके पैरों में एक पाउडर जैसा पदार्थ लग जाता है, जिसे हम डस्ट पार्टिकल्स और पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। पौधों में पॉलन ग्रेन्स का नर भाग से मादा भाग यानी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद जब पॉलन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा में गिरते हैं तब बीज का फॉर्मेशन होता है और फिर वह बीज जहाँ गिरता है वह वहाँ उग जाता है। यह जो फूल आप देख रहे हैं इसका नाम है दतूरा मैचल और साइंटिफिक नेम है दतूरा सेट्रोमोनियम। इसका कॉमन नेम ट्रोन एप्पल है और इस फूल का नाम है ट्रम्पेट वाइन। इसका साइंटिफिक नेम है कैंपसिस रेडिगन्स। और यह फूल तो किसने नहीं देखा होगा, इसका नाम है स्नेक प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है ड्रेसिना ट्राइफासियाटा। यह वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है। और अब आती है बारी इस पौधे की जो अक्सर सभी के घरों में लगाया जाता है। जी हाँ, मैं तुलसी की बात कर रही हूँ। इसे इंग्लिश में बासिल कहा जाता है। हिंदू जाति में तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास बहुत से पेड़ या फूल होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ या फूल ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और हम उनमें ज़्यादा गौर नहीं करते। जैसे यह फूल, यह बहुत छोटा है, शायद ही आप में से किसी ने यह देखा हो। और यह कांटेदार फूल, इसे लोकल भाषा में कौवा घास कहते हैं, लेकिन इन्हें कोई उगाता तो नहीं। फिर ये कैसे उग जाते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। यह जानवरों के शरीर या हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं और फिर जहाँ गिरते हैं यह वहाँ उग जाते हैं। जैसे इस भैंस के शरीर में चिपक गए हैं, अब यह जहाँ गिरेंगे वहाँ उग जाएंगे। इसी तरह बहुत से फूल ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं उगाता, या तो वह पानी के द्वारा या हवा के द्वारा या फिर जानवरों या मनुष्यों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाकर उग जाते हैं। अब इन भैंसों को ही देख लीजिए, घास खाते वक्त इनके शरीर में जो कांटेदार फूल चिपक गए थे अब वह इस पानी से चले गए हैं और फिर जहाँ गिरेंगे वहाँ उग जाएंगे। और यह फूल तो लगभग सबका पसंदीदा होता है। हाँ, मैं गुलाब की बात कर रही हूँ। इसका साइंटिफिक नेम रोज़ा है। और यह फूल तो आप सब ने रास्ते में या बहुत सी जगहों में देखा ही होगा। इसका नाम है पेरीविंकल। गुड़हल का यह फूल कितना सुंदर लगता है ना। इसको इंग्लिश में हाइबिस्कस कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम हाइबिस्कस रोज़ा सिनेंसिस है।
और यह छोटा सा फूल, शायद ही आप में से किसी ने इस पर गौर किया हो। तो देखा आप सब ने कि फूल हमारी बायोडायवर्सिटी का एक अहम हिस्सा है। Fungi are everywhere in very large number in the soil, in the air, in the lake, and live with plants and animals. Fungi are essential to many household and industrial processes, notable the making of bread, wines, and certain cheese. Fungi are also used for food, for example, mushroom, truffles, morels, and fungal proteins. Fungi are important to the agriculture industry as a certain fungi are necessary for helping plant grow. Mycorrhiza is a word that describes the fungus association with plant's root. They are involved in uptake of minerals and may help a plant from drought and pests. Fungus can be decomposers, parasites, recyclers, and symbiotics. Fungus also can be saprophytes. Saprophytes means that live on dead matter for their survival. For example, rooting wood. In my documentary, I also took pictures in which fungus are rooting wood. In biology, fungus are the kingdom of usually multicellular eukaryotic organism that are heterotrophs. Heterotrophs means cannot make their own food. Fungus also have important role in nutrient cycle in an ecosystem. Fungus reproduce both sexually and asexually, and they also have symbiotic association with plants and bacteria. The study of fungus is known as mycology. While shooting my documentary, I realized that fungus are always in a wide group. For example, molds, mushroom, yeast, etc. Fungus mainly classify into four divisions, which are visible in screen. Fungus are also responsible for some diseases in plants and animals, which are also visible in screen. Day by day, fungus is being endangered due to human activities. If there are no fungus on earth, we won't have bread to eat, we won't have medication in the form of antibiotics to count bacteria, and also there were no wine. जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में हमें कई अलग अलग प्रकार के पक्षी, पेड़, पौधे आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं। चारों ओर हरियाली देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन क्या आपने एक ऐसा पौधा देखा है जिसके ना तो कोई जड़ होती है और ना कोई टहनियाँ होती हैं? आप लोग काफ़ी हैरान होंगे यह सुनकर, पर आपने यह ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, मैं एल्गी की बात कर रहा हूँ, जिसे हम काई भी कहते हैं। यह हमें आमतौर पर हर जगह देखने को मिल जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जो कि पत्थरों में, लकड़ी में, पानी में, हर जगह दिखाई देता है। इसकी वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा होती है और कभी ना कभी आप भी इसकी वजह से ज़रूर फिसले होंगे। अगर हम इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिकली पढ़ें तो इसमें हमें पता चलता है कि सिर्फ सिंगल सेल ही पाई जाती है जो इसमें सभी कार्य करती है। यह एक प्रोटिस्टा का हिस्सा है। हम सब जानते ही हैं, इसकी ना तो जड़ें होती है ना टहनियाँ। यही खासियत इसे और पौधों से अलग बनाती है। यह एक ऐसी प्रजाति से पाई जाती है जिसका नाम है थैलस, और इसे थैलॉइड भी कहते हैं। जो एल्गी हमारे यहाँ पाई जाती है, यह दरअसल ग्रीन एल्गी होती है। इसके अलावा अन्य दो प्रकार हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। जो हमारे यहाँ हरी एल्गी पाई जाती है, वह दरअसल क्लोरोफिल की वजह से दिखने में हरी होती है। हमारी पृथ्वी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका आधा प्रतिशत एल्गी अपने पास इकट्ठा कर लेती है फोटोसिंथेसिस की मदद से। एक और मज़ेदार चीज़ है कि एल्गी हमारी पृथ्वी में तेज़ी से बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में उपयोगी होती है। तो हमने जाना
कि हमारे लिए यह कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ देशों में जैसे कि जापान में इसे खाया भी जाता है। कई सारे एस्ट्रोनॉट इसे एनर्जी के लिए भी खाते हैं। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है और एक कैप्सूल हमारे लिए काफ़ी है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है फूड चेन में प्रोड्यूसर बनने का। पानी के अंदर कई सारी छोटी मछलियाँ इसे को भी खाती हैं। तो इसका यह मतलब है, अगर एल्गी ख़त्म हो जाती है तो हमारी फूड चेन पर परोक्ष रूप से असर पड़ सकता है। यह हमारे लिए एक और काम करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कम करके उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित करती है। यह अन्य पौधों की तुलना में बहुत ज़्यादा जल्दी उगती है। बरसात के मौसम में आप इसे अपने घरों की छतों में, दीवारों में, अपने आस पड़ोस कहीं भी देख सकते हैं। यह बहुत ही सामान्य है। इस छोटे से पौधे का, जिसका हमें कोई उपयोग नहीं लगता था, यह हमारे लिए कितना ज़्यादा उपयोगी लगने लगा है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इसका हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हम सभी लोग सुबह उठकर साफ सफाई करते हैं। मेरे घर में जब मैं सो के उठती हूँ तो मम्मी आंगन में झाड़ू लगा रही होती हैं। तो आज मैं आपके साथ झाड़ू के बारे में ही बात करूँगी। मैं नानंगबत्ता ग्रामीण क्षेत्र की मूल निवासी हूँ। हम यहाँ कई सालों से रहते आ रहे हैं। हमारा जो थारू समुदाय है वो एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है। हम ज़्यादातर आसपास की ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं। साफ़ सफाई करने के लिए हम तरह तरह की झाड़ू का प्रयोग करते हैं। उनमें से एक है कांस, जिसे हम पैम्पस ग्रास कहते हैं, जो कि हर घर में पाई और प्रयोग भी की जाती है। पैम्पस अगस्त और सितंबर यानी इसी समय में पाई जाती है। ये ज़्यादातर नदी के किनारे और जंगल के आसपास मिलती है। लोग पैम्पस को काट कर लाते हैं और लाकर लंबे समय तक सुखाते हैं। सूख जाने पर जो इसका वाइट वाला पार्ट होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उसे अलग कर देते हैं। इसके बाद उसे किसी चीज़ में बांध या किसी पाइप के अंदर डालकर इसका प्रयोग करते हैं। इसे बनाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तक कि हाथों में चोट भी लगती है। आजकल तो लोग इसका प्रयोग कम कर रहे हैं। सभी मार्केट पर डिपेंड होते जा रहे हैं। सारी चीज़ें मार्केट में आसानी से मिल जा रही हैं, पर उसकी वैल्यू बहुत है। मार्केट में झाड़ू 70 या 80 रुपए की मिल रही है। पहले जो गांव के लोग थे वो मार्केट की चीज़ों का प्रयोग नहीं करते थे, पर अब बदलते समय के साथ गांव वाले भी बदल रहे हैं। दुनिया में लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अलग अलग काम करते हैं, जैसे डॉक्टरिंग, टीचिंग, इंजीनियरिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। क्या आपको पता है कि खेती सिर्फ पेड़ पौधों को उगाने को ही नहीं कहते। खेती में मछली पालन, पोल्ट्री फार्म, डेयरी और मोती पालन यानी कि पर्ल फार्मिंग भी आता है। और मेरे पापा भी मोती पालन यानी कि पर्ल फार्मिंग का काम कर रहे हैं। आज मैं आपको पर्ल फार्मिंग के बारे में बताऊंगी कि पर्ल फार्मिंग कैसे होती है। वैसे तो यह प्रोसेस नेचुरली होती है, लेकिन विज्ञान की मदद से अब यह आर्टिफिशियली भी होने लगी है। और यह तो आपको पता ही होगा कि मोती ऑयस्टर यानी कि सीप में बनता है। मोती पालन के लिए हमें 6 महीने पहले एक तालाब बनाना पड़ता है और सीप के खाने के लिए एल्गी बनानी पड़ती है, जो कि मेरे पापा घर पर ही बनाते हैं। सीप को मोती बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें तालाब में चूना डालना होता है। सबसे पहले हमें सीप की सर्जरी करके उसके अंदर एक डिज़ाइन डालना पड़ता है, जो कि घर पर ही बनाया जा सकता है, जिसे एक्रिलिक रिपेयर मटेरियल से बनाया जाता है। यह सीप की शेल से भी बनाया जाता है। सीप के अंदर डिज़ाइन डालने के बाद इसे 15 दिन तक एंटीबायोटिक वाले पानी में डालकर रखना होता है, ताकि सीप का जख्म जल्दी ठीक हो जाए और इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद सीप एक नेट बैग में डालकर पानी में 5 से 6 फीट गहराई में डालना होता है। फिर 17 से 20 दिन बाद इन्हें तालाब से निकालकर देखा जाता है और मरी हुई सीपों को बाहर निकाला जाता है, ताकि बाकी सीपों में इन्फेक्शन ना फैल जाए। और कभी कभी 6 से 7 महीने में पोटेशियम परमैंगनेट भी डालना होता है, ताकि खतरनाक बैक्टीरिया तालाब में ना आ पाए। और आखिर में डिज़ाइनर मोती 15 से 16 महीने के अंदर बन जाता है और गोल मोती 2.5 साल में बनता है। तो कुछ इस प्रकार की जाती है पर्ल फार्मिंग।
हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हो आजकल चारों तरफ हरियाली है। मैंने इस हरियाली के बीच में कई प्रकार के पौधे देखे जिन्हें बढ़ने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। उसे हम लता या क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स और लता क्या होती है? क्रीपर्स एक प्रकार का पौधा है जो कि वृक्षों व दीवारों के सहारे चढ़ने वाला व ज़मीन पर फैलने वाला पौधा है, जिसे हम बेल व लता के रूप में जानते हैं। क्रीपर्स या लताएं सब्जियां, दाल, फल, फूलों के रूप में भी देखी जा सकती हैं। क्रीपर्स प्लांट की लताएं बहुत लंबी व लचीली व पतली होती हैं, जो कि अपना वजन सह नहीं पाती, इसीलिए उन्हें दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कद्दू, लौकी, स्ट्रॉबेरी, करेला, तरबूज आदि। बहुत सारी जड़ी बूटियां भी जंगलों में लताओं के रूप में पाई जाती हैं। चलिए अब हम अपने आसपास की कुछ क्रीपर्स को देखते हैं। ये वाटरमेलन क्रीपर है, इसका साइंटिफिक नेम है सिट्रुलस लैनिटिस। ये पम्पकिन क्रीपर है, इसका साइंटिफिक नेम है ककरबीटा। ये पी क्रीपर है, इसका साइंटिफिक नेम है पीसियम सतिवम। ये बॉटर गार्ड क्रीपर है, इसका साइंटिफिक नेम है लेज़ेनिरिया सीरिया। ये स्ट्रॉबेरी क्रीपर है, इसका साइंटिफिक नेम है फ्रगाई एक्स अनानासा। ये बीटर गॉड क्रीपर है, इसका साइंटिफिक नेम है मोमोडिका चारंटिया। ये रिडगर्ड गॉड क्रीपर है, इसका साइंटिफिक नेम है लूफा एक्टिंगुला। ये ककम्बर क्रीपर है, इसका साइंटिफिक नेम है ककम्बिस सतविस।